तीसरी क्लास और तीसरा लेक्चर है। आज हम पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के इतिहास के बारे में जानते हैं। ग्रंथालय विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। सन 1924 में अपने प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में अनेक पुस्तकालयों का भ्रमण किया, जिसके फलस्वरूप इस नवीन प्रकार की अवधारणा का सूत्रपात उनके मस्तिष्क में उसी समय हो गया था। डॉक्टर रंगनाथन ने प्रशिक्षण के दौरान अनुभव किया कि पुस्तकालयों में प्रयोग एवं प्रविधियों में कहीं एकरूपता स्थापित नहीं है। साधारणतया भिन्न भिन्न पुस्तकालयों में अलग अलग प्रयोग की प्रविधियां चल रही हैं। सन 1925 में जब डॉक्टर रंगनाथन भारत लौटे, तब विदेश में पुस्तकालय में प्रचलित प्रयोग एवं प्रविधियों को कुछ संशोधन करके मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लागू किया। पाठकों की प्रतिक्रिया एवं आवश्यकता के अनुसार वह क्रमशः उनमें परिवर्तन किया जाता रहा, परंतु सैद्धांतिक स्तर पर सिद्ध करने के लिए मौलिक सिद्धांतों का उदय अभी नहीं हुआ था। वे इसकी खोज में लगे रहे। वे चाहते थे कि कुछ मौलिक सिद्धांत हों जो स्थिर हों, जिसके प्रयोग से ग्रंथालय के सब कार्य एवं विषयों को पुस्तकालय विज्ञान की संज्ञा दी जा सके। तभी दिसंबर 1928 में दक्षिण भारतीय शिक्षक संघ ने डॉक्टर रंगनाथन को चिदंबर में एक प्रांतीय शिक्षा सम्मेलन में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। व्याख्यान दिसंबर माह में देना था, लेकिन उन्हें निमंत्रण जुलाई में ही प्राप्त हो गया था। डॉक्टर रंगनाथन को व्याख्यान का विषय स्वयं निश्चित करना था। उन्होंने सोचा कि क्यों न व्याख्यान पुस्तकालय विज्ञान पर ही दिया जाए। परिणामता स्वरूप पुस्तकालय विज्ञान विषय पर उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया। सर्वप्रथम उन्होंने द्वितीय एवं तृतीय सूत्र को एक युग्मक के रूप में सूत्रपात किया। इसके बाद चतुर्थ एवं पंचम सूत्र का सूत्रपात किया। प्रथम अर्थात आधारभूत सूत्र को मूर्त रूप न दे सकने के कारण उनका मन चिंतित था। एक दिन उनके भूतपूर्व प्राध्यापक बी. रॉस ग्रंथालय में रंगनाथन के पास आए। रंगनाथन को चिंतित दशा में पाकर चिंता का कारण पूछा। कारण पता होने का बाद वो भी गंभीर चिंतन में डूब गए। थोड़ी देर बाद वे जाने लगे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा उन्हें द्वार तक छोड़ने गए। अचानक प्राध्यापक का चेहरा खिल उठा और रंगनाथन से पूछा कि बुक्स आर फॉर यूज, क्या इसे ही आप तो नहीं खोज रहे हैं? ये सुनकर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार प्रथम सूत्र का उदय हुआ। इस प्रकार 4 सूत्र का प्रादुर्भाव हुआ। कॉलम क्लासिफिकेशन में संख्या 4 रोग का सूचक है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है, तथा संख्या 5 शक्ति का प्रतीक है। अतः मौलिक सिद्धांत कम से कम 5 होने चाहिए, परंतु पूर्व में प्रतिस्थापित 4 सूत्र के फलस्वरूप युग्मक द्वितीय सूत्र को विभाजित कर द्वितीय एवं तृतीय को प्रतिपादित किया। इस प्रकार 5 सूत्रों का प्रतिपादन हुआ। परिणामतः 1931 में 5 सूत्रों को मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र: पहला, पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा, पाठक का समय बचाएं। इसका उपसूत्र कर्मचारियों के समय को बचाएं। पांचवा, ग्रंथालय निरंतर वर्धनशील संस्था है अथवा ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। इन 5 सूत्रों ने पुस्तकालय जगत में क्रांति ला दी। तो अब प्रथम सूत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि अंतर्गत क्या क्या आता है। प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित यह सूत्र विज्ञान के नियमों की भांति सत्य है, जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा उत्पादित प्रथम सूत्र यह कहता है कि ग्रंथालयों में ग्रंथ उपयोग के लिए होते हैं, न कि मात्र संरक्षण के लिए होते हैं। वर्तमान शताब्दी के पहले की अवधि में ग्रंथों को अलमारियों में बंद करके रखा जाता था।
उस समय पुस्तकालय को पुस्तकों में के संग्रहित एवं संरक्षित करने का साधन माना जाता था। इस विचारधारा का एकमात्र उद्देश्य था ग्रंथ को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना था। परंतु वर्तमान में यह मतलब बदल चुका है। वर्तमान समय में इस अवधारणा को नकार दिया गया है। उस समय आधुनिक मुद्रणालयों के अभाव में पुस्तकें उतनी मात्रा में मुद्रित नहीं होती थीं, इसलिए उस समय पुस्तकों को पुस्तकालय में आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना स्वाभाविक प्रतीत होता था। परंतु आधुनिक मुद्रणालयों में आविर्भाव से पर्याप्त मात्रा में पुस्तकों का उत्पादन से पुरानी अवधारणाओं में काफी बदलाव आया है। पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए रंगनाथन ने एक प्रतिपादित किया कि यदि पुस्तकालयों में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाए तो ग्रंथों का अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है। नंबर 1, पुस्तकालयों की स्थिति। पुस्तकालयों में पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तक एवं पुस्तकालय की स्थापना एक ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां लोग सरलता पूर्वक पहुंच सकें। ग्रंथालय की स्थिति ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग एकत्रित हों। किसी निर्जन एवं दूरस्थ स्थान में ग्रंथालयों की स्थापना नहीं करनी चाहिए जहां असुविधा के कारण लोग जाना पसंद न करें। विकसित देशों में पुस्तकें एवं पुस्तकालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पुस्तकालय ऐसे सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किए जाते हैं जहां पाठक आसानी से पहुंच सके, जहां आवागमन के साधन हो। जन ग्रंथालय या केंद्रीय ग्रंथालय नगर के मध्य में स्थापित हों, जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते हों। पुस्तकालय कहाँ स्थित होना है चाहिए, इस संबंध में दो मत हो सकते हैं। एक मत यह कि पुस्तकालय कहीं दूर एकांत स्थान पर होना चाहिए। ऐसा होने से केवल रुचि रखने वाले गंभीर पाठक ही पुस्तकालय में आएंगे। इससे पुस्तकालय में पढ़ने का वातावरण बनेगा, परंतु यह धारणा रूढ़िवादी है। ऐसा करने से गिने चुने ही लोग पुस्तकालय में आएंगे, जिससे पुस्तकों के उपयोग में कमी आएगी। एवं विपरीत दूसरी धारणा यह है कि पुस्तकालय केंद्र स्थान में होना चाहिए जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। इससे अधिक से अधिक पाठक पुस्तकालय में पहुंचेंगे तथा पुस्तकों का उपयोग बढ़ेगा। डॉक्टर रंगनाथन इसी मत के समर्थक थे। अतः किसी सार्वजनिक पुस्तकालय को शहर या कस्बे के केंद्र में तथा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विश्वविद्यालयों के बीचों बीच खोलना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग पुस्तकालय में आए। इससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है तथा प्रथम सिद्धांत की मांग पूरी होती है। दूसरा, पुस्तकालय समय। पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम सूत्र के शब्दों का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि पाठकों की सुविधा एवं मांग के अनुसार पुस्तकालय को अधिक से अधिक समय खोला रहना चाहिए, जिससे पुस्तकों का उपयोग निश्चित रूप से बढ़ता है। सबसे पहले संभवतः यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का पुस्तकालय 24 घंटे पाठकों के लिए खोला गया। इस सूत्र की मांग संदर्भ में डॉक्टर रंगनाथन ने इस बात पर बल दिया कि पुस्तकालय को उस समय तो अवश्य खुलना चाहिए जब पाठकों के पास खाली समय हो। जैसे किसी सार्वजनिक पुस्तकालय को सायंकाल अवश्य खुलना चाहिए, क्योंकि उस समय पाठक के पास पर्याप्त समय शाम का खाली होता है। इसी प्रकार शैक्षिक पुस्तकालयों को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय समय अर्थात जिस समय तक उसे कार्यकाल खुले होते हैं तथा कक्षाएं चलती रहती हैं, इसके बाद भी खोला जाना चाहिए। परीक्षाओं के दिन कुछ दिन पहले से इनके खुलने के घंटे बढ़ा देने चाहिए, जिससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है और प्रथम सूत्र संतुष्ट होता है। तीसरा है पुस्तकालय भवन तथा फर्नीचर। पुस्तकों के अधिकाधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग के प्रोत्साहन में पुस्तकालय भवन साज सज्जा के उपकरण अर्थात फर्नीचर भी सहायक सिद्ध होते हैं। पुस्तकालय भवन देखने में आकर्षक तथा अंदर से क्रियात्मक होना चाहिए, जिससे प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, साज सज्जा आकर्षण होनी चाहिए तथा पीने के पानी और प्रसाधन की सुविधाएं भी होनी चाहिए। पुस्तकालय भवन में प्रथम सूत्र की मांग के अनुरूप निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए।
नंबर 1, बंद अलमारियों का व्यवहार न कर खुले रैकों का व्यवहार करना चाहिए, जिससे पाठकों तथा पुस्तकों के बीच कोई रुकावट न आए। नंबर 2, रैकों की ऊंचाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी पुस्तकों की ऊंचाई तक पाठक के हाथ आसानी से पहुंच सकें। अधिक ऊंचाई वाली रैकों की ऊपरी खानों की पुस्तकें का उपयोग घट जाता है। दो रैकों के बीच इतनी खुली जगह होनी चाहिए कि पाठक आसानी से आ जा सके। 14 नंबर, कुर्सियों में ऐसी जिन पर पाठक आराम से बैठ सकें तथा सुविधापूर्वक पढ़ाई कर सकें। टेबल पर पुस्तक आदि रखने के पर्याप्त जगह होनी चाहिए। उस समय ट्यूबलाइट लगी हो जो अधिक सुविधाजनक रहता है। नंबर 4, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारी। पुस्तकालय के सभी कार्यों को प्रभावशाली ढंग से करने के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए। पुस्तकालय के वास्तविक निर्माता उसके कर्मचारी होते हैं, अतः किसी ग्रंथालय के कर्मचारी जितने ही योग्य एवं प्रशिक्षित होंगे, वह पुस्तकालय उतना ही अधिक विकासोन्मुख होगा। किसी भी पुस्तकालय की उपयोगिता एवं लोकप्रियता का आधार उस ग्रंथालय के ग्रंथालय तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व, उनकी योग्यता तथा कार्य करने की शैली पर निर्भर करता है। अतः प्रथम सूत्र की पुष्टि के लिए योग्य, विशिष्ट, अभिरुचि तथा अनुशासन वाले कर्मचारी ही नियुक्त करने चाहिए। कोई पुस्तकालय चाहे कितना भी बड़ा, सुव्यवस्थित, सुंदर एवं संपन्न क्यों न हो, परंतु योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारी के सहयोग के प्रथम सूत्र का पालन नहीं हो सकता जब तक उसमें ये गुण, निम्नलिखित गुण नहीं होंगे। नंबर 1, पुस्तक का पाठकों के प्रति प्रेम। नंबर 2, सेवा भाव। 3, मृदुभाषी। नंबर 4, प्रशासनिक क्षमता तथा नंबर 5, बुद्धिमत्ता। पुस्तकालय व्यवसाय वस्तुतः सेवा का व्यवसाय है, अतः पुस्तकों के उपयोग बढ़ाने के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों के उपयोग ये 5 गुण होना अति आवश्यक है। नंबर 5, हवा, प्रकाश, वातावरण एवं अन्य सुविधाएं। पुस्तकालय में अध्ययन के लिए पुस्तकालयों के चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ, शुद्ध एवं शांत होना चाहिए। शुद्ध हवा एवं प्रकाश की कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके लिए जगह पर खिड़कियों का तथा वातायन, वेंटिलेशन बने होने चाहिए। साथ ही साथ पुस्तकालयों के पास जलपान गृह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 6, मुक्त प्रवेश प्रणाली। पुस्तकालयों का अधिक से अधिक उपयोग के लिए मुक्त प्रवेश प्रणाली का अपनाना चाहिए, जिससे अंतर्गत पाठकों को पुस्तक तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस प्रणाली में पाठकों और पुस्तकों के बीच किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत बंद प्रवेश प्रणाली में पाठकों की पुस्तकों तक सीधी पहुंच नहीं होती है। इससे पुस्तकों का उपयोग कम हो जाता है। तो प्रथम सूत्र के अंतर्गत ये 6 गुण आते हैं: पुस्तकालय स्थिति, पुस्तकालय समय, पुस्तकालय भवन तथा फर्नीचर, प्रशिक्षण एवं योग कर्मचारी, हवा, प्रकाश, वातावरण, अन्य सुविधाएं तथा मुक्त प्रवेश प्रणाली। ये 6 गुण प्रथम सूत्र के अंतर्गत निहित हैं। अब पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, पर विस्तार से चर्चा करते हैं। द्वितीय सूत्र ने ग्रंथालय के उपयोगकर्ता के क्षेत्र में क्रांतिकारी भावना का जन्म दिया है। प्रथम सूत्र ग्रंथ की दृष्टि से पुस्तक एवं पुस्तकालय पर विचार करता है, वहीं द्वितीय सूत्र पाठकों की दृष्टि से उस पर प्रकाश डालता है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा द्वितीय सूत्र यह प्रतिपादित करता है कि ग्रंथालय में आने वाले प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिलनी चाहिए। इस सूत्र में यह स्पष्ट है कि पुस्तकें सभी के लिए हैं। द्वितीय सूत्र एक पाठक को अपनी रुचि के पुस्तक पढ़ने का अधिकार देता है। यह अधिकार कुछ विशेष पाठकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक पाठक को समान रूप से अधिकार देता है। द्वितीय सूत्र के लिए सभी का अर्थ वास्तव में सभी ही है, केवल वे ही नहीं जो पढ़ नहीं सकते हैं। शिक्षा एवं ज्ञान सार्वजनिक है जब तक इसे सबके लिए नहीं बनाया जाएगा। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। जनता ही वास्तव में किसी देश की संपत्ति है। जिस देश की जनता जितनी शिक्षित होगी, उतना ही देश की प्रगति, चाहे वह प्रगति आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। इस सिद्धांत का उद्देश्य मानव जाति को शिक्षित, साक्षर एवं योग्य बनाना है। अब यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि प्रत्येक पाठक को समान रूप से पुस्तकें उपलब्ध कैसे कराई जाएं।
तो द्वितीय सूत्र इस प्रश्न का उत्तर देता है कि यह कार्य सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारी तथा पाठकों के सम्मिलित प्रयास तथा सहयोग से ही पूरा हो सकता है। इसलिए द्वितीय सूत्र इन चारों के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित करता है। इन कर्तव्यों की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। जैसे सरकार के कर्तव्य, नंबर 2 पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य, पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य तथा पाठकों के कर्तव्य। सरकार के कर्तव्य के अंतर्गत प्रत्येक देश की सरकार का अपना नागरिकों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। सबके पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करना भी सरकार का ही कर्तव्य होता है। पठन पाठन पुस्तकों के बिना नहीं हो सकता, अतः सरकार यह कर्तव्य है कि वह समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करे। इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए सरकार को निम्न कार्य करना होगा। अर्थव्यवस्था जैसे वित्त, पुस्तकालय अधिनियम तथा पुस्तकालय समन्वय। अर्थव्यवस्था वित्त के अंतर्गत सबके लिए पुस्तकालय की उपलब्धता हेतु प्रचुर धन की आवश्यकता और व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि पुस्तकालयों के आर्थिक स्रोत के साधन किसी व्यक्तियों के बौद्धिक विकास की उपार्जित संख्या है। कोई भी संस्था तब तक विकसित एवं उपयोगी नहीं बन सकती जब तक कि शासन की मान्यता या प्रोत्साहन एवं समर्थन प्राप्त नहीं होता है। धन की व्यवस्था सरकार को दो तरीकों से कर सकती है, अनुदान द्वारा, पुस्तकालय अधिकार द्वारा। सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि इन दोनों स्रोतों के माध्यम से पुस्तकालय को धन उपलब्ध कराए। पहले तरीके में सरकार पुस्तकालय विकास के लिए शिक्षित रकम तथा तय कर देती है। दूसरे तरीके के अंतर्गत सरकार अधिनियम बनाकर स्थानीय प्राधिकरण जैसे जिला परिषद, नगर पालिका, पंचायत को किसी विशेष प्रकार के कर, शहरी संपत्ति कर, आबकारी, मनोरंजन कर आदि के रूप में पुस्तकालय अधिकार लगाने का अधिकार देती है। इस अधिकार के लगाने से राशि वसूल की जाती है, उससे पुस्तकालय कोष में जमा कर दिया जाता है। सामान्यतः अधिकार द्वारा वसूल की गई राशि के बराबर की राशि सरकार पुस्तकालय कोष के अनुदान के रूप में देती है। इस सम्मिलित राशि द्वारा समाज के उपयोग के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय चलाए जाते हैं। भारत में 6 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय इसी व्यवस्था के अंतर्गत चलाए जाते हैं। ये 6 राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, हरियाणा और गोवा। पुस्तकालय अधिनियम। सरकार का दूसरा कर्तव्य पुस्तकालय अधिनियम पारित करना है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। समाज के विकास एवं कल्याण में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तकालयों की व्यवस्था तथा प्रसार तभी संभव है जब तक उसे सरकार की मान्यता एवं समर्थन प्राप्त नहीं होता है। अधिनियम के द्वारा ही सरकार ग्रंथालयों को धन उपलब्ध कराती है। सरकार देश के राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करती है। उदाहरण स्वरूप भारत के कई राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम 14 अगस्त 1850 में इंग्लैंड में पारित किया गया था। पुस्तकालय समन्वय। पुस्तकालय समन्वय का अर्थ है प्रत्येक पुस्तकालय तथा प्रत्येक स्तर के पुस्तकालय को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः यह देखा जाता है कि हमारे देश में अधिकतर पुस्तकालय एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। एक पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालय से कोई संबंध नहीं है। यह स्थिति द्वितीय सूत्र की मांग के विरुद्ध है। समाज के प्रत्येक पाठक को उसकी पठन सामग्री उपलब्धता कराना असंभव है। यह कार्य केवल पुस्तकालय का जाल या एक दूसरे के समन्वय द्वारा ही संभव हो सकता है। यदि किसी पाठक के काम की कोई पुस्तक उस शहर, जिला, राज्य या देश के किसी अन्य पुस्तकालय में ही नहीं है तो वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। इसका कारण यह है कि पुस्तकालयों में आपसी तालमेल नहीं है। पुस्तकालय अंतर पुस्तकालय ऋण योजना के अंतर्गत आपसी सद्भाव के कारण एक दूसरे को पुस्तक देते हैं। पुस्तकालय समन्वय की प्रक्रिया स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर की जा सकती है। इस प्रक्रिया को 4 प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है। नंबर 1, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर में एक नगरीय केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित करें और प्रत्येक 2500 जनसंख्या वाले शहर में एक शाखा पुस्तकालय स्थापित करें। नंबर 2, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय स्थापित करना। नंबर 3, पुस्तकालयों के बीच सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना। नंबर 4, देश के सभी ग्रंथालय पद्धतियों को एकीकरण करना। नंबर 2, पुस्तकालय प्राधिकरण कर्तव्य।
पुस्तकालयों की सुव्यवस्था एवं संतोषजनक सेवा प्रदान करना पुस्तकालय प्राधिकरण का मुख्य कर्तव्य है। द्वितीय सूत्र पुस्तकालय प्राधिकरण के भी 3 कर्तव्य निर्धारित करता है। नंबर 1, ग्रंथ चयन किसी भी ग्रंथ की उपदेयता उसके संकलन में निहित हो उपयोगी ग्रंथों पर ही निर्भर करती है। पुस्तकालय का आधार पुस्तक होते हैं, क्योंकि ग्रंथों के बिना किसी भी पुस्तकालय की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि पुस्तकालय को उत्तम बनाना है तो पुस्तकालय के संकलन हेतु उत्तम पुस्तकों का ही संकलन करना चाहिए। ग्रंथ चयन करते समय पाठक की अभिरुचि एवं उसके विभिन्न प्रकार के स्तरों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ग्रंथ चयन के लिए कुछ उद्देश्य एवं सिद्धांत होते हैं। जैसे मेलविल डेवी महोदय ने ग्रंथ चयन का सिद्धांत अत्यंत ही संक्षेप रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया है। अधिकाधिक पाठकों को अल्पतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठ सामग्री उपलब्ध कराना ही ग्रंथ चयन का मुख्य ध्येय है। F.W. ड्यूरी ने कहा है, ग्रंथ चयन का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त ग्रंथ प्रदान करना। डॉक्टर रंगनाथन कहते हैं कि ग्रंथालय के लिए पुस्तकों का चयन करते समय ग्रंथालय विज्ञान के 5 में से 3 नियमों को ध्यान में रखकर पुस्तक चयन करना चाहिए। पुस्तकों का चयन करते समय पाठकों की आवश्यकता और मांग को ध्यान में ही रखना जरूरी है। नंबर 2, कर्मचारी द्वितीय सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य का भी निर्धारण करता है। द्वितीय सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों से केवल तकनीकी और सैद्धांतिक ज्ञान की ही नहीं अपेक्षा नहीं कर सकता, अपितु पुस्तकालय के कर्मचारी को अपने पाठकों तथा पुस्तकालय में खरीदी गई पुस्तकों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं पाठकों की बौद्धिक सेवा हेतु कर्मचारी परिषद के अनुसार कुशल, योग्य एवं परिश्रमी कर्मचारी की नियुक्ति करनी चाहिए। जिससे पुस्तकालय प्राधिकरण का दूसरा मुख्य कर्तव्य है। पुस्तकालय कर्मचारी के निम्नलिखित दायित्व हैं। नंबर 1, निर्धारित नियम एवं कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना, पाठकों की आवश्यकता को अवगत रहना, पाठक एवं उसकी पुस्तक के बीच यथा समय संपर्क स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान को बराबर बढ़ाना, सेवा की भावना से कार्य करना। पाठक द्वितीय सूत्र पाठकों के कर्तव्य का भी निर्धारण करता है। इस सूत्र की मांग के अनुसार पुस्तकें सबके उपयोग के लिए हैं, किसी एक या कुछ पाठकों के उपयोग के लिए नहीं है। अतः प्रत्येक पाठक को यह कर्तव्य है कि वह पुस्तकों को गलत स्थान पर नहीं छिपाए। ऐसा करने से यह पुस्तक दूसरे पाठकों को नहीं मिल पाती है और द्वितीय सूत्र भंग हो जाता है। पुस्तकों की चोरी करना, उनके पन्ने फाड़ लेना, उन्हें विलंब से लौटाना आदि कार्य भी द्वितीय सूत्र की मांग के विरुद्ध है। पाठकों को पुस्तकालय कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, तभी द्वितीय रूप का पूर्णतः पालन हो सकता है। तो आज की क्लास में 2 सूत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बाकी के 3 सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के पाठ दूसरे पे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।